हेलो फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के पेपर का संपूर्ण व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक हल प्रदान करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 66 तक प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं 67 से 125 तक के प्रश्नों को हल करूँगा। आइए प्रश्नों की तरफ हम लोग आते हैं। 66 क्वेश्चन ये बहुलवादी महद्वितीय क्वेश्चन हो गया था। 67 क्वेश्चन है नगर राज्य का संबंध माना जाता है। द टर्म सिटी स्टेट जनरली एसोसिएटेड विथ प्राचीन मिस्र, प्राचीन भारत से, प्राचीन यूनान से और प्राचीन चीन से। ये 4 ऑप्शन हैं। अब नगर राज्य सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल के दर्शन का आधार है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि पॉलिटिक्स यानी नगर राज इज ए नेचुरल टू ह्यूमन एंड इसेंशियल फॉर गुड लाइफ। तो सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन यूनान। सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन यूनान। अगला क्वेश्चन है मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? द ओनली थिंग्स फॉर विच मार्क्स प्रेज ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन है तार्किकता, गोपनीयता के लिए प्रशंसा की, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक के लिए, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए। तो मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा की है उसकी राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका होता। ऑप्शन जो है डी ओ सही हो जाएगा। अब मार्क्स ने नौकरशाही की कुछ विशेषताओं की बात की है। मार्क्स ने नौकरशाही की 5 विशेषताएं बताई हैं। 5th विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर। दूसरी विशेषता है हायरार्की। दूसरी विशेषता है हायरार्की। तीसरी विशेषता है ट्रेनिंग। चौथी विशेषता है रूल्स। 5th विशेषता है एलिनेशन। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन में है प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल इन तीनों के माध्यम से विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लेकिन प्रदत्त विधायन जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। प्रदत्त विधायन क्या है? लोकतंत्र में सरकार के कार्यों का विधिवत विभाजन होता है। इसके अनुरूप व्यवस्थापिका को विधान निर्माण की अंतिम सत्ता प्राप्त होती है। आधुनिक राज्यों में विधायिका के बढ़ते दायित्व के कारण व्यवस्थापिका अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक अंश कार्यपालिका को सौंप देती है, जो विधि निर्माण के उसके अधिकार का प्रत्यायोजन कहलाता है। इसके तहत कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रतिनिहित विधान या कार्यकारिणी कानून कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा साधन नहीं है वो प्रदत्त विधायन हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ऑप्शन क्या है इसमें? केसी वियर हैं, सर आइवर जेनिंग्स हैं, के.एम. पणिक्कर हैं और बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो ये प्रसिद्ध कथन है केसी वियर का। केसी वियर का एक प्रसिद्ध कथन है। अब केसी वियर ने बात की है कि भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्धसंघी माना है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को उसकी प्रकृति में अर्धसंघी किसने कहा है? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल भी केसी वियर करते हैं। अर्धसंघी, अर्धसंघी या क्वासी फेडरल दोनों जो है अर्धसंघी या क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्वासी फेडरल जो है मानते हैं।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? Who among the following do not consider political science as a science? तो पॉलिटिकल साइंस को साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल है, इनका तो हो ही नहीं सकता है। जेलिनेक भी नहीं मानते हैं, लॉर्ड ब्राइस भी नहीं मानते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है मैटलैंड। अब तीन थिंकर हैं, मैटलैंड हैं और बर्क हैं और गैटल हैं। ये तीन विचारक जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अब मैटलैंड का एक प्रसिद्ध कथन है, पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में भी 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये कथन पूछा गया है, वो कथन है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये भी कथन जो है मैटलैंड ने कहा है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? कौन आदर्शवादी विचारक नहीं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हेगेल, ग्रीन, बोसांके और बेंथम। ये 4 ऑप्शन दिया है। अब आप लोग गेस करिए। हेगेल आइडियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, ग्रीन भी माने जाते हैं, बोसांके, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, ये सब आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। बेंथम जो है वो आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो ये सही, इसमें सही आंसर हो जाएगा बेंथम। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोल्ड वॉर? क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है फुल्टन भाषण, दूसरा ऑप्शन है ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत हो रही फुल्टन भाषण से। शीत युद्ध के समय में ही जो है ट्रूमैन सिद्धांत आया था, उसी समय मार्शल प्लान आया था। तो इसका जो शीत युद्ध संबंध तीनों का संबंध है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तीनों का संबंध है। तो फुल्टन भाषण के बारे में आइए जान लेते हैं क्या है। फुल्टन भाषण या आयरन कर्टन, इसको दोनों बोलते हैं, आयरन कर्टन भी बोलते हैं, आयरन कर्टन बोलते हैं। और आयरन कर्टन या फुल्टन भाषण जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा 5 मार्च 1946 में दिया गया था। इससे कहा जाता है कि शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है फुल्टन भाषण से। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक एक लोहे की दीवार खड़ी हो गई है। ये इंगित कर रहे थे सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को। तो ये आ गया फुल्टन भाषण हो गया। आप जानते हैं ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? ट्रूमैन सिद्धांत यूएस राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा 1947 में दिया गया था। ये दिया गया था साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लाया गया था। ट्रूमैन सिद्धांत जो है वो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए लाया गया था। और रही बात मार्शल योजना की, तो मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूएस सेक्रेटरी जॉर्ज मार्शल द्वारा लाया गया था। तो ये हो गया मार्शल योजना। इस तरह देख रहे हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत या डेटेंट का तात्पर्य है डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर इम्प्लाइज। ऑप्शन क्या है? परस्पर शत्रुता, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, परस्पर अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर होगा दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। शीत युद्ध के समय में जो देतांत आया था, देतांत के समय दोनों यानी यूएसए और यूएसएसआर भूतपूर्व सोवियत संघ दोनों के मध्य जो है तनाव में शिथिलता आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रित। राम मनोहर लोहिया वाज सपोर्टर ऑफ विकेंद्रीकृत समाजवाद, साम्यवाद, गिल्ड समाजवाद या गाइल्ड समाजवाद, श्रेणी समाजवाद जिसको बोलते हैं, फेबियन समाजवाद। अब राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में समर्थन किया था विकेंद्रित समाजवाद का। विकेंद्रित समाजवाद का किस पुस्तक में? एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में। एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, सोशलिस्ट पॉलिसी।
एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में बात किया था विकेंद्रीकृत समाजवाद की। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्न में से किस प्रशासनिक अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी हैज द मोनोपोली ऑफ एग्जीक्यूशन? ऑप्शन है सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रशासनिक अभिकरण के पास जो कार्य संपादन का अधिकार होता है वो होता है सूत्र अभिकरण के पास। अब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि सूत्र अभिकरण किसे कहते हैं, स्टाफ अभिकरण क्या है और सहायक अभिकरण क्या है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन या जो सूत्र अभिकरण है, या इसको बोलते हैं लाइन या सूत्र अभिकरण, या एजेंसी अभिकरण भी बोलते हैं, और एजेंसी भी इंग्लिश में इसको एजेंसी बोलते हैं, हिंदी में अभिकरण बोलते हैं। तो लाइन या सूत्र अभिकरण जो है वो प्राथमिक कार्य करती है, जो किसी संगठन का मूल लक्ष्य होता है। इसमें उत्पादन, बिक्री, कभी कभी मार्केटिंग शामिल होता है। अब रही बात स्टाफ अभिकरण की, अगर स्टाफ अभिकरण की बात की जाए तो स्टाफ अभिकरण या एजेंसी विशेष सलाहकार और सहायता कार्यों के साथ संगठन का समर्थन करता है। मानव संसाधन, लेखा, जनसंपर्क और कानूनी विभाग को आमतौर पर स्टाफ फंक्शन माना जाता है। तो आप लोगों ने देखा सूत्र अभिकरण देखा, स्टाफ अभिकरण देखा, और जो सहायक एजेंसी होती है वो विभाग के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करती है और लाइन एजेंसी के एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह प्रशासनिक अभिकरण के पास जो कार्य संपादन का अधिकार होता है वो मुख्य एजेंसी सूत्र अभिकरण के पास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज विथ, किसके पास है? संसद को, उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अब न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132 किसमें किसमें न्यायिक पुनरावलोकन है देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 में है, 32 में है, 132 में है, 133 में है और 226 में। इन अनुच्छेदों में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132, 133, 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है या परिभाषा किसने दी है? कानून जो है सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हॉब्स है, हॉलैंड है, डिग्वी है और ऑस्टिन है। ये ऑप्शन है। ये कथन है हॉलैंड का, ये हॉलैंड का कथन है। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा जो है हॉलैंड ने दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय क्या क्या रूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? गैटेल है, मैकाइवर है, सर अर्नेस्ट बेन है और सिडविक है। तो ये कथन है गैटेल का, ये गैटेल का कथन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य दिया गया है और लोक निर्वाचन में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का है, ग्रीन का है, या लासी का है, या बार्कर का है? तो एक्टन और टाकविले का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता ये एक दूसरे के विरोधी हैं। एक्टन और टाकविले, एक्टन एंड टाकविले, टाकविले का मानना है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट विच ऑफ इज द क्रिएशन ऑफ हेनरी फेयोल? इधर कट गया है, एक मिनट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही उत्तर है, जो रचना हेनरी फ्योल की नहीं है, वो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑप्शन सी। तो किसकी पुस्तक है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की, मैक्स वेबर की। बाकी चारों पुस्तक जो है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों पुस्तक है जो है वो हेनरी फ्योल द्वारा लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वी आई लेनिन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, जोसेफ स्टालिन, वेज लेबर एंड कैपिटल, फ्रेडरिक एंगल्स, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब आप बताइए, 4 ऑप्शन हैं इसमें से। अब स्टालिन की ये जो पुस्तक है, वेज लेबर एंड कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक जो है ये मार्क्स द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? मार्गेंथाउ, वीवी डाइक, जोसेफ फ्रैंकल, पाल सिबरी। Who among the following consider national interest as the final and decisive element of the word policy? किसका कथन है? मार्गेंथाउ का, वीवी डाइक का, जोसेफ फ्रैंकल का और पाल सिबरी का। तो ये प्रसिद्ध कथन है मार्गेंथाउ का। तो किसमें बात करते हैं? मार्गेंथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। कौन सी है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन, एमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये उनकी पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इस पुस्तक में मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या विधि मंत्री विधि एवं न्याय, भारत का महान न्यायवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत जो भारत का महान न्यायवादी होता है उसे माना जाता है भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? न्यासिता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विथ गांधीज फिलॉसफी? कौन कौन सी है? न्यासिता है, या नई तालीम है, हिजरत है, या सर्वोदय है। ये चारों संबंधित हैं, ये चारों संबंधित है गांधी जी की आइडियोलॉजी से, ये चारों संबंधित। तो ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323। तो सही है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निम्न में से किस लेख का अर्थ है हम हुक्म देते हैं? Which one of the following reads literally means we command? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण। तो जो परमादेश होता है उसका अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को 5 रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 32 5 रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। लेसेस फेयर अनुबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लेसे फेयर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, उपयुक्त दोनों ए बी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्रता लेसेस फेयर का सिद्धांत है ये संबंधित है नव उदारवादी विचारकों से। किससे? नव उदारवादी विचारक जो हैं वो बात करते हैं अहस्तक्षेप की या लेसे फेयर की। नव उदारवादी विचारक, नव उदारवादी सभी विचारक स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है। किससे? स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे हमारे नॉजिक हैं, फ्रीडमैन हैं, बर्लिन हैं, ये सभी नव उदारवादी विचारक हैं और स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित हैं और अहस्तक्षेप की बात करते हैं, लेसे फेयर की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक राज को किस वर्ष यह जानने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? In which year India invited an American expert Frank Rash to examine whether performance budget can be implemented in India or not? ये सन दिया गया, किस वर्ष आमंत्रित किया गया? 1962 में, 1962 में या 1966 में या 1964 में या 1968 में? तो निष्पादन बजट के लिए फ्रैंक राज को आमंत्रित किया गया था 1964 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है 1964 में। तो हम लोग जान लेते हैं कि निष्पादन बजट होता क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है। प्रदर्शन बजट या निष्पादन बजट वह है जो किसी संगठन की प्रत्येक इकाई के लिए संसाधनों के इनपुट और सेवाओं के आउटपुट दोनों को दर्शाता है। इसका लक्ष्य निर्दिष्ट परिणामों के लिए लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर सापेक्ष प्रदर्शन की पहचान करना और उसका मूल्यांकन करना है। भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके सुझाव पर 1959 में भारत की संसद में निष्पादन बजट प्रस्तुत किया गया था 1969 में। भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया, टीजीटी में भी पूछा गया है कि भारत में निष्पादन बजट कब प्रस्तुत किया गया था, कब अपनाया गया? तो सही आंसर होगा प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर 1969 में 1969 में भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य की आवश्यक तत्व नहीं मानता है? निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है गेटेल, गिलक्राइस्ट, जॉन ऑस्टिन और जॉन सीले और गार्नर। तो जो निश्चित भूभाग को राज्य की आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं वो हैं जॉन सीले। तथ्यात्मक प्रश्न है, जॉन सीले जो है निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? 2015 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में। तो 2017 में ऊफा बैठक में भारत पाकिस्तान दोनों को संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया। अब हम लोग जान लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन में हुई थी। यह संगठन राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा है। एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है। वर्तमान में कुल 10 सदस्य हैं। वर्तमान में 10 सदस्य।
और अगर इन सदस्य की बात की, इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक है रुचि, रुचि TK2, रुचि TK2। आर से क्या, रूस से क्या हो जाएगा, रूस, चीन, टी फॉर हो जाएगा तजाकिस्तान, के से हो जाएगा किर्गिस्तान, फिर 2 के हैं, एक के से हो जाएगा कजाकिस्तान। अभी नए मेंबर बने हैं, नए सदस्यों की अगर बात की जाए तो इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों बन रहे हैं 2017 में। ईरान बन रहा है 2023 में। अभी बेलारूस बना है नया सदस्य, कौन है, बेलारूस बना है 2024 में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। तो आपको सही आंसर बताने हैं। इसमें सभी सही मैच है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो अहमदाबाद में नहीं है, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ोदरा में है। हाँ है, गुजरात, बड़ोदरा। ये जो है गलत जोड़ा है, बाकी सब सही है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। Who is empowered to suspend the operation of fundamental right? तो सही आंसर है, मूल अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 359 है के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल कौन सा है? 359। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है? अभिप्रेरणा के जो द्विघटक विचारधारा है उसकी वकालत की है मैस्लो ने, या मैग्रेगर ने, या हर्जबर्ग ने, या लिकर्ट ने। तो इसकी वकालत की है हर्जबर्ग ने। किसने की है? अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत की है हर्जबर्ग ने। सही आंसर हो जाएगा हर्जबर्ग। अब देख लेते हैं मैस्लो ने क्या कहा है। मैस्लो बात करते हैं आवश्यकता सोपान सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं? आवश्यकता सोपान सिद्धांत, आवश्यकता सोपान सिद्धांत, आवश्यकता सोपान सिद्धांत की बात करते हैं। और डगलस मैग्रेगर बात करते हैं, डगलस मैग्रेगर बात करते हैं एक्स एंड वाई थ्योरी की, वाई थ्योरी की। हर्जबर्ग बात करते हैं, जैसे तुम अभी देखा कि अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की। तो अब देखते हैं कि क्या है अब इन द्विघटक विचारधारा क्या है अभिप्रेरणा की। टू फैक्टर थ्योरी या द्विघटक विचारधारा या हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का मानना है कि कार्यस्थल पर कुछ ऐसे कारक होते हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन का प्रमुख कारण होते हैं, वहीं कारकों का एक अलग समूह असंतोष का प्रमुख कारण बनता है। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यही है द्विघटक विचारधारा अभिप्रेरणा की। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? एडमंड बर्क है, नॉजिक है, जेरमी बेंथम है, अलेक्जेंडर मैकिंटायर हैं। इनको आप सुमेलित करिए। जिसको थोड़ी सी भी
जानकारी होगी, उनको पता है कि बर्क जो है वो रूढ़िवादी विचारक हैं। तो एक को तीसरे से मैच करा दीजिए। अब देखिए, एक को तीसरे से मैच कराने पर एक ही से जो है क्वेश्चन का पता चल जा रहा है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जा रहा है। बाकी और हम लोग मैच करते हैं। रॉबर्ट नाजिक जैसा पता है कि नव उदारवादी विचारक हैं, और सभी नव उदारवादी विचारक जो है इच्छा स्वतंत्रवाद की बात करते हैं, ये हो जाएगा। फिर जो है मैकिन्टायर हैं, मैकिन्टायर जो है समुदायवादी विचारक हैं, मैकिन्टायर जो है वो समुदायवादी विचारक हैं। बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन की व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, एक ध्रुवीय व्यवस्था में, द्विध्रुवीय व्यवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कापलान के अनुसार जो शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति है वो होगी द्विध्रुवीय व्यवस्था में, द्विध्रुवीय व्यवस्था। सही आंसर हो जाएगा सी। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी की है रूसो ने। किसने की है? रूसो ने टिप्पणी की है, रूसो। सही आंसर हो जाएगा रूसो। अगला क्वेश्चन है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन किया जाता है और पुनः प्रस्तुत किया जाता है। बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। तो सहज सा आंसर है कि अगर किसी की गवर्नमेंट है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा केंद्रीय बजट को लोकसभा में नहीं पारित करवाया जा रहा है, तो सामान्य सी बात है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का संसद में बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा उत्तम शासन का सार है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस? विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो सही आंसर है पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन। ये उत्तम शासन का सार है। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? मैजनी, फिक्टे, रैमजे म्यूर। ये तीनों जो है भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। मैजनी भी मानते हैं, फिक्टे भी मानते हैं और रैमजे म्यूर भी मानते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता एम.के. गांधी, नव मानववाद अरविंद घोष, सर्वहारा की तानाशाही वी.आई. लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग। तो इसमें सत्य की संप्रभुता ये गांधी की पुस्तक है, सभी को पता है, ये एकदम सही है। नव मानववाद अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है, नहीं, एकदम नहीं। नव मानववाद है एम.एन. राय की, मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय की विचारधारा है। सर्वहारा की तानाशाही सही है, लेनिन से जुड़ा हुआ। नव प्रजातंत्र की बात माओ से तुम करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन को, अमेरिका को, कनाडा को और भारत को। तो जैसा कि सबको पता है कि ब्रिटेन जो है संसदीय शासन की जननी है, तो संसदों की जननी कहा जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं? हु प्रोपाउंडेड द ट्रेंड अप्रोच ऑफ लीडरशिप? आर.एम. स्टांगडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कूंज और ओडनेल, फिडलर। तो नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं चेस्टर बर्नार्ड। कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है?
तो ये कथन है बक्कल का। किसका कथन है? ये कथन है बक्कल का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वे हैं, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल। दे आर, सबको पता है समानता का अधिकार 14 से 18 में है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर दीजिए। अब देखिए, वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य है यूएनओ का। सभी सदस्य देश हैं, इसका सामान्य उद्देश्य है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। तो अगर देखिए एक के दूसरे से कोई क्वेश्चन, एक का दूसरा, अगर आपको सिर्फ एक का 2 पता है तो आपको क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा एक क्वेश्चन से। तो दूसरा क्या है और मैच करा लेते हैं। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य। क्षेत्रीय सदस्यता सामान्य उद्देश्य है यूरोपीय यूनियन का। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ये है नाटो का। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य है आईएलओ का। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए ये जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एंड एजेंडा ऑफ पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यूएन सेक्रेटरी बुतरस घाली द्वारा। बुतरस घाली द्वारा। अगला प्रश्न तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है ह्यूगो ग्रोसियस को। किसको? ह्यूगो ग्रोसियस को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। कौन? ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये कथन है पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट का कुछ कथन आपको राजनीतिक सिद्धांत में रटने पड़ेंगे, उसमें से एक ये भी है। किसका कथन है? पॉल जेनेट का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना है? Who said the state comes into existence originated, ये इधर कट गया है। Who said state comes into existence originating in the bare needs of life and continuing to existence for sake of good life? ये प्रसिद्ध कथन है अरिस्टोटल का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब भी वह चाहे, जब भी वह ऐसा चाहे, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। तो राज्यपाल आदेश जारी करता है ऐसी स्थिति में जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, हूवर आयोग ने निम्नलिखित में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की है? तो हूवर आयोग ने सिफारिश की है प्रक्रिया पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की है। तो बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पाते हैं, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? सेंटो का एक सदस्य देश नहीं था। तो यूके, टर्की और पाकिस्तान ये सदस्य हैं, यूएसए सदस्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अब आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सेंटो के बारे में। सेंटो क्या है? सेंटो को बोलते हैं बगदाद पैक्ट। क्या बोलते हैं? बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट। अब बगदाद पैक्ट की स्थापना की गई थी 1955 में। इसके सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो इसमें हैं ईरान,
ईरान था इसमें, इराक था, इराक, पाकिस्तान, टर्की, और यूके, यूनाइटेड किंगडम। 1955 में स्थापना हो रहा है। 1979 में ईरान और पाकिस्तान के इस संगठन से बाहर निकलने पर इसे भंग कर दिया गया। कब? 1979 में कौन कौन निकला? ईरान और पाकिस्तान बाहर निकलने से इस संगठन को भंग कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पदत्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को और अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56(1)(a) के तहत। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती सशक्तिकरण की, तटस्थता की, ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है वो तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में तटस्थ नहीं रह सकते आप। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? ये प्रसिद्ध कथन है जेफरसन का। इसका कथन है जेफरसन का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो एक वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 207 के तहत राज्यपाल की सिफारिश के बिना एक वित्त विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है? 25, 33, 31 या 26? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33+1 है। 33 अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के इतिहास के बारे में। सन 1950 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, तो उस समय 7+8 न्यायाधीश थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8। उसके बाद संशोधन किया गया 1956 में। 1956 में 11 न्यायाधीश थे, 10+1, 10 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। फिर संशोधन किया गया 1960 में। 1960 में थे 14 न्यायाधीश, 13+1। 1978 में थे 18 न्यायाधीश, 17+1। 1986 में 26 न्यायाधीश, 25+1। फिर 2009 में 31, 30+1। फिर 2019 में 34 न्यायाधीश हो गए हैं, 33+1, जो वर्तमान तक चलता चला है। तो इस तरह सही आंसर होगा 33 अन्य न्यायाधीश से एक मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत। 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है।
विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, जिस सूची को अपना मत देना है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। तो सूची प्रणाली के संदर्भ में सही है कि जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है, तो डी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया, तो आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक में, द लॉज में, द स्टेटमैन में, द पॉलिटिक्स में। तो मिश्रित संविधान की बात प्लेटो करते हैं द लॉज में। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? Who said directive principle of state policy are like a check on the bank payable at the convenience of the bank? ये प्रसिद्ध कथन है केटी शाह का। तो इस तरह संपूर्ण 125 प्रश्न जो कि पीजीटी 2021 एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस किया गया है। वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग एक एक थियरी उठाएंगे, उस थियरी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, साथ उस थियरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जहाँ भी आए हैं उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हल किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।